नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। बायोलॉजी के अंदर हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ रहे थे और कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैकराइड हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम बात करेंगे दोस्तों ओलिगोसैकराइड। तो हेडिंग लगा लीजिए आज का, ओलिगोसैकराइड। पहला मोनोसैकराइड पढ़ लिया था, ए पॉइंट। बी नंबर पर आता है ओलिगोसैकराइड। क्या आता है? ओलिगोसैकराइड। अगर हम बात करें ओलिगोसैकराइड क्या है, तो जब 2 से 10 मोनोसैकराइड इकाइयां मिलती हैं तो ओलिगोसैकराइड का निर्माण होता है। या हम ये कह सकते हैं कि जब इनका जलीय अपघटन होता है तो 2 से 10 मोनोसैकराइड इकाइयां प्राप्त होती हैं। तो इनका जब जलीय अपघटन होता है, हाइड्रोलाइसिस, इनका जब जलीय अपघटन होता है तो 2 से 10 मोनोसैकराइड इकाइयां प्राप्त होती हैं। 2 से 10 मोनोसैकराइड इकाइयां क्या होती हैं? प्राप्त होती हैं। ओलिगोसैकराइड या डाइसैकराइड या पॉलीसैकराइड के अंदर मोनोसैकराइड इकाइयां आपस में जुड़ती हैं और मोनोसैकराइड इकाइयां आपस में एक बॉन्ड के द्वारा जुड़ी रहती हैं, जिसे कहा जाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या कहा जाता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है। तो 2 से 10 मोनोसैकराइड इकाइयां प्राप्त होती हैं। यदि हम बात करें इस ओलिगोसैकराइड में 2 से 10 मोनोसैकराइड इकाइयां जुड़ती हैं और मोनोसैकराइड जो इकाइयां हैं ये कौन से बॉन्ड के द्वारा जुड़ी रहती हैं? ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई रहती हैं। एक मोनोसैकराइड का एल्डिहाइड या कीटोन समूह, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का निर्माण कैसे होता है? एक मोनोसैकराइड का एल्डिहाइड या कीटोन समूह की हम बात करें दूसरे मोनोसैकराइड के एल्कोहलिक समूह से क्रिया करता है। एल्कोहलिक समूह से क्रिया करके क्या बनाता है? ग्लाइकोसिडिक बंध का निर्माण करता है। ग्लाइकोसिडिक बंध का क्या होता है? निर्माण होता है। तो 2 से 10 मोनोसैकराइड इकाइयां जुड़कर के ओलिगोसैकराइड बनाती हैं। मोनोसैकराइड इकाइयां आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ी रहती हैं। एक मोनोसैकराइड का एल्डिहाइड या कीटोन समूह जो होता है वो दूसरे मोनोसैकराइड के एल्कोहलिक समूह से जुड़ा रहता है और एल्कोहलिक समूह से जुड़ करके क्या बनाता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का निर्माण करता है। जब एक बॉन्ड बनता है, प्रत्येक बंध बनता है, तो एक बॉन्ड के निर्माण में एक जल के अणु का क्या होता है? निष्कासन होता है। प्रत्येक ग्लाइकोसिडिक बंध निर्माण की बात करें तो एक जल के अणु का क्या होता है? निष्कासन होता है। एक जल के अणु का क्या होगा? निष्कासन होगा। इसको डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कहा जाता है। तो ओलिगोसैकराइड जो होते हैं ये मोनोसैकराइड इकाइयों से जुड़ के बनते हैं। एक मोनोसैकराइड का एल्डिहाइड या कीटोन समूह दूसरे मोनोसैकराइड के
एल्कोहलिक समूह से क्रिया करके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का निर्माण करता है और प्रत्येक ग्लाइकोसिडिक बंधन निर्माण के साथ एक जल के अणु का क्या होता है, निष्कासन होता है। ग्लाइकोसिडिक जो बॉन्ड होता है इसकी दिशा 1-4- होती है, 1-4- होती है। जब दूसरी मोनोसैकराइड इकाई जैसे फ्रक्टोज वगैरह होती है तो बंध की दिशा बदल जाती है, 1-2 होती है, जैसे सुक्रोस वगैरह के अंदर अपन बात करते हैं। कोई खास बात नहीं है, आप तो ये देखना फिलहाल कि प्रत्येक ग्लाइकोसिडिक बंध के निर्माण के साथ एक जल के अणु का क्या होता है दोस्तों, निष्कासन होता है। अब ओलिगोसैकेराइड में उदाहरण आते हैं, जैसे डाइसैकेराइड है, टेट्रासैकेराइड है, पेंटासैकेराइड है, हेक्सासैकेराइड है। तो इसमें अपन सबसे पहले और इंपॉर्टेंट है डाइसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड का ही उदाहरण आता है डाइसैकेराइड, जो कि हमारे संतुलित भोजन का मेन पार्ट है, याद रखना। डाइसैकेराइड का मतलब हुआ कि जब दो मोनोसैकेराइड इकाइयां आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ी रहती हैं तो डाइसैकेराइड का निर्माण होता है। यानी ये दो मोनोसैकेराइड इकाइयों से मिलकर के बने होते हैं। डाइसैकेराइड शर्कराएं जल में घुलनशील होती हैं, मीठी होती हैं, इसलिए इनको शुगर के नाम से जाना जाता है। जैसे इसमें माल्टोज आता है, लैक्टोज आता है। इसके अलावा हम बात करें इसके अंदर ट्रिहिलोज आता है, सुक्रालोज शर्करा आती है, सुक्रोज शर्करा आती है। ये सभी किसके उदाहरण हैं, डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल हैं। तो डाइसैकेराइड का जो निर्माण होता है वो दो मोनोसैकेराइड इकाइयों के आपस में ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ने से होता है। जल में घुलनशील तथा मीठी शर्करा है, जल में घुलनशील तथा मीठी शर्करा है, इसलिए इनको शुगर के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें उदाहरण में कौन कौन से आते हैं, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज तथा ट्रिहिलोज। ये सभी किसके अंदर आते हैं, डाइसैकेराइड के अंदर आते हैं। अब इनके एक एक के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें इसमें करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं माल्टोज के बारे में। जैसे माल्टोज, माल्टोज को अन्न शर्करा कहते हैं, ग्रेन शुगर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, ग्रेन शुगर कहते हैं। माल्ट शुगर के नाम से जानी जाती है। इसको माल्ट शुगर कहते हैं, या इसको अन्न शर्करा कहा जाता है, या इसको कहते हैं ग्रेन शुगर। क्या कहते हैं, ग्रेन शुगर। सभी प्रकार के अन्न में पाई जाती है। स्टार्च के पाचन में एक मध्यवर्ती पदार्थ होता है। ये स्टार्च, ये पॉलीसैकेराइड का उदाहरण है, याद रखना। स्टार्च के पाचन का मध्यवर्ती पदार्थ है। जैसे अपन सबसे पहले जब स्टार्च लेते हैं गेहूं, चावल, मक्का के रूप में, तो सबसे पहले टाइलिन एंजाइम के द्वारा स्टार्च का पाचन होता है और स्टार्च से क्या बन जाती है, माल्टोज शुगर बन जाती है। तो स्टार्च के पाचन में एक मध्यवर्ती पदार्थ है माल्टोज। फिर माल्टोज का पाचन छोटी आंत में होता है कंप्लीट माल्टेज एंजाइम की सहायता से, और एंड में क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है। माल्टोज जो है दोस्तों वो किससे मिलकर बना है, अगर हम माल्टोज के निर्माण की बात करें तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बनता है। यानी दो ग्लूकोज इकाइयां जब आपस में जुड़ी रहती हैं तो किसका निर्माण होता है, माल्टोज का निर्माण होता है। इसमें अपन अल्फा डी ग्लूकोज तथा अल्फा डी ग्लूकोज, और इनके मध्य में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा ही क्या रहती हैं, जुड़ी रहती हैं। इनको अल्फा डी ग्लूकोज के नाम से भी जाना जाता है। जब दो इकाइयां आपस में जुड़ती हैं तो किसका निर्माण होता है, याद रखना, माल्टोज का निर्माण होता है।
किसका निर्माण होता है, माल्टोज का निर्माण होता है। इसको वैसे अल्फा डी ग्लूकोज भी हम लिखते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज। इन दोनों से मिलकर के किसका निर्माण होता है, माल्टोज का निर्माण होता है। सेकंड उदाहरण आता है लैक्टोज। माल्टोज अन्न में पाई जाती है, अपना अंकुरित अनाज में ही पाई जाती है ये। और अगला उदाहरण आता है लैक्टोज। मिल्क के अंदर पाई जाने वाली शुगर है, लैक्टोज शुगर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, लैक्टोज शुगर कहते हैं। मिल्क शुगर के नाम से जाना जाता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मध्य में जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है तो मिल्क शुगर का निर्माण होता है, लैक्टोज का निर्माण होता है। और लैक्टोज सबसे कम मीठी शर्करा है। सबसे निम्नतम मीठी शर्करा कौन सी होती है, लैक्टोज होती है। सबसे ज्यादा मैक्सिमम लैक्टोज की मात्रा ह्यूमन मिल्क के अंदर होती है, मदर मिल्क के अंदर होती है, लगभग 7% मात्रा में पाई जाती है। तो लैक्टोज मिल्क शुगर भी कहा जाता है इसको। दुग्ध शर्करा कहते हैं इसको, दुग्ध शर्करा कहते हैं, या इसको मिल्क शुगर के नाम से जाना जाता है। मिल्क के अंदर पाई जाती है। निर्माण की बात करें तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलकर के इसका निर्माण होता है। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, इन दोनों से मिलकर के किसका निर्माण होता है, याद रखना, लैक्टोज का निर्माण होता है। ये दोनों ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं। सबसे निम्नतम मीठी शर्करा है। सबसे निम्नतम मीठी शर्करा, लोएस्ट स्वीट शुगर, सबसे निम्नतम मीठी शर्करा के रूप में इसको जाना जाता है। और सर्वाधिक लैक्टोज की मात्रा मदर मिल्क में होती है। मदर मिल्क या ह्यूमन मिल्क कह सकते हैं। लगभग 7% होती है। कितनी होती है, 7% होती है, याद रखना। तो सेकंड उदाहरण इसका क्या हो गया, लैक्टोज हो गया। थर्ड उदाहरण आता है इसका सुक्रोस। क्या आता है दोस्तों, सुक्रोस। अगला इसका एग्जाम्पल आता है सुक्रोस। अगला इसका एग्जाम्पल आता है सुक्रोस। सुक्रोस के उपनाम हैं कई सारे। सुक्रोस को रसोई घर की शर्करा कहते हैं या किचन शुगर कहते हैं। गन्ने से प्राप्त होती है, गन्ना शर्करा कहा जाता है, केन शुगर कहते हैं। बिजनेस होता है, व्यापारिक शर्करा कहलाती है। टेबल शर्करा भी कहते हैं। प्रतीप शर्करा कहते हैं। प्रतीप शर्करा क्यों कहते हैं, इन्वर्टेज एंजाइम की सहायता से सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बट जाता है, इसलिए इसको इन्वर्ट शुगर या प्रतीप शर्करा के नाम से जाना जाता है। और याद रखना, ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो इकाइयों से मिलकर के बना होता है। पेड़ पौधों में शर्करा का जो परिवहन होता है वो हमेशा सुक्रोज के रूप में ही होता है। निर्माण की यदि हम बात करें कि इसका निर्माण किस किस से मिलकर होता है, तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, या अपन इसको पूरा लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं इसको अल्फा डी ग्लूकोज प्लस दूसरी फ्रक्टोज वाली यूनिट है जिसको बीटा डी फ्रक्टोज कहा जाता है। बीटा डी फ्रक्टोज कहा जाता है। इन दोनों के जुड़ने से होता है। दोनों के जुड़ने से याद रखना किसका निर्माण होगा, सुक्रोज का निर्माण होता है। अब इसके उपनाम की यदि हम बात करें कि इसके उपनाम क्या है, तो देखो उपनाम में इसको रसोई घर की शर्करा कहते हैं। रसोई घर की शर्करा कहा जाता है या इसको किचन शुगर के नाम से भी जाना जाता है। किचन शुगर कहते हैं इसको। इसके अलावा हम बात करें नॉन रिड्यूसिंग शुगर है ये रसोई घर की शर्करा। इसको बिजनेस होता है, इसका चीनी उद्योग एक महत्वपूर्ण उद्योगों में आता है, इसलिए इसको बिजनेस शुगर कहा जाता है या इसको व्यापारिक शर्करा कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं, व्यापारिक शर्करा कहते हैं।
इसको इन्वर्ट शुगर भी कहा जाता है या इसको प्रतीप शर्करा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतीप शर्करा कहते हैं। इन्वर्टेज एंजाइम की सहायता से यह ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर बट जाती है। इसको टेबल शुगर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? टेबल शुगर कहते हैं। इसके अलावा ये गन्ने से प्राप्त होती है, इसलिए इसको केन शुगर कहते हैं। गन्ने को इंग्लिश में कहते हैं शुगर केन। शुगर केन का छोटा रूप क्या है? केन शुगर, या इसको गन्ना शर्करा कहते हैं। क्या कहते हैं? गन्ना शर्करा के नाम से जाना जाता है। शुगर केन शुगर या टेबल शुगर, इनवर्ट शुगर, बिजनेस शुगर, किचन शुगर, ये सारे किसके नाम है? सुक्रोज के ही नाम है। किसके नाम है? ये सुक्रोज के नाम है। और रसोई घर की शर्करा के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसको गन्ना शर्करा को इक्षु शर्करा भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? इक्षु शर्करा कहते हैं। इक्षु शर्करा के नाम से भी प्राप्त किया जाता है या इक्षु शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। पादपों में शर्करा का जो परिवहन होता है वो सुक्रोज के रूप में होता है। पादपों में शर्करा का परिवहन जो होता है वो हमेशा किसके रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में ही होता है। और ये पटवारी में क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना। इन्वर्टेज एंजाइम की सहायता से फ्रक्टोज किस में बदल जाता है? सुक्रोज बदलेगा, सॉरी, सुक्रोज किस में बदल जाएगा? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में इन्वर्टेज एंजाइम की सहायता से सुक्रोज किस में बदलेगा? ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के अंदर टूट जाता है। तो ये तीसरा एग्जाम्पल हुआ डाइसैकेराइड का, सुक्रोज। कौन सा एग्जाम्पल हुआ? सुक्रोज। चौथा एग्जाम्पल आता है इसका ट्रेहेलोज। चौथा एग्जाम्पल आता है इसका ट्रेहेलोज। ट्रेहेलोज TREHALOS, इसको कहा जाता है ट्रेहेलोज शुगर। ये कीटों के हीमोलिम्फ में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? कीटों के हीमोलिम्फ के अंदर पाई जाती है। कीटों के अंदर जो हीमोलिम्फ भरा रहता है उसके अंदर पाई जाती है रखना। और ये भी किसके अंदर आती है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा बनती है और ये डाइसैकेराइड का ही उदाहरण है। तो कीटों के हीमोलिम्फ में उपस्थित होती है। कीटों के हीमोलिम्फ में उपस्थित शर्करा कौन सी होती है? ट्रेहेलोज होती है। कौन सी होती है? ट्रेहेलोज। तो ये हमारा जो एग्जाम्पल हो गए सारे वो किसके हो गए दोस्तों? डाइसैकेराइड के हो गए। और डाइसैकेराइड ही हमारे मेनली इसके अंदर महत्वपूर्ण होता है। ओलिगोसैकेराइड में डाई, बाकी जैसे ट्राइसैकेराइड है तो 3, टेट्रासैकेराइड है तो 4, पेंटासैकेराइड है तो 5, जो हमारे संतुलित भोजन के अंदर नहीं आते हैं। तो ये हमारा डाइसैकेराइड कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं पॉलीसैकेराइड के बारे में। तीसरे नंबर पर आता है पॉलीसैकेराइड। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पॉली यानी बहुत सारी, यानी इनका निर्माण बहुत सारी मोनोसैकेराइड इकाइयों से होता है। तो इन पे कुछ पॉइंट लिखते हैं। सबसे पहले, निर्माण बहुत सारी मोनोसैकेराइड इकाइयों के कौन से बॉन्ड द्वारा जुड़ने से? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़ने से। ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ने से। तो बहुत सारी मोनोसैकेराइड इकाइयों के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ने से इनका निर्माण होता है पॉलीसैकेराइड का। इनके नाम के अंदर एक सफिक्स जोड़ा जाता है एन। एक तो होता प्रीफिक्स यानी पूर्वलग्न, एक होता सफिक्स जिसको अनुलग्न बोलते हैं। तो एन
अनुलग्न जोड़ा जाता है, अनुलग्न को बोलते हैं सफिक्स, सफिक्स अनुलग्न जोड़ा जाता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं यार ना, ग्लाइकेन्स कहते हैं। क्या कहा जाता है इनको? ग्लाइकेन्स के नाम से जाना जाता है, ग्लाइकेन्स कहते हैं इनको, सफिक्स जोड़ा जाता है एन। पेंटोज पॉलीसैकेराइड जैसे पेंटोसेन कहलाते हैं। पेंटोज तो क्या है? डाइसैकेराइड, सॉरी पेंटोज तो आता है मोनोसैकेराइड के अंदर, लेकिन उसके पॉलीसैकेराइड जो बन जाता है तो उसको बोलते हैं पेंटोसेन। क्या बोलते हैं? पेंटोसेन के नाम से जानते हैं। पॉलीसैकेराइड को कोशिका भित्ति का मुख्य संगठक माना जाता है। सेल वॉल, चाहे कवकों की बात करें, चाहे प्लांट्स की बात करें, चाहे बैक्टीरिया की बात करें, सेल वॉल हमेशा पॉलीसैकेराइड से ही मिलकर के बनी होती है। तो कोशिका भित्ति का मुख्य संगठक माना जाता है। सेल वॉल कंपोजिशन, कोशिका भित्ति का मुख्य संगठक किसको माना जाता है? पॉलीसैकेराइड को माना जाता है। ये जल में अघुलनशील होते हैं, याद रखना, मीठे नहीं होते हैं। नाम शर्करा है, मीठे नहीं होते हैं। कौन सी शर्करा जल में अघुलनशील तथा मीठी नहीं होती है? अघुलनशील होती है लेकिन मीठी नहीं होती है। तो आंसर याद रखना पॉलीसैकेराइड। कार्य के आधार पर पॉलीसैकेराइड जो होते हैं पोषक या संरचनात्मक होते हैं। कैसे होते हैं? पोषक या संरचनात्मक होते हैं। कार्य के आधार पर या तो ये पोषण प्रदान करते हैं या फिर ये संरचनात्मक होते हैं। तो या तो ये पोषक होते हैं या फिर क्या होते हैं? संरचनात्मक होते हैं। जल में अघुलनशील होते हैं, मीठी शर्करा नहीं होती है, जल में अघुलनशील होती है, मीठी शर्करा नहीं होती है। इसके अलावा पॉलीसैकेराइड जो होते हैं वो अनअपचायक होते हैं, याद रखना। नॉन रिड्यूसिंग शुगर के अंदर आते हैं, परंतु एक पॉलीसैकेराइड श्रृंखला का एक सिरा हमेशा अपचायक होता है, दूसरा सिरा अनअपचायक होता है। यानी टोटल यदि आपसे पूछे कि क्या पॉलीसैकेराइड शर्करा अपचायक शर्करा होती है? नहीं, नॉन रिड्यूसिंग होती है, लेकिन हमेशा पॉलीसैकेराइड जो श्रृंखला होती है उसमें एक सिरा अपचायक होता है, दूसरा सिरा अनअपचायक होता है। तो पॉलीसैकेराइड कैसे होते हैं? वो अनअपचायक शर्करा है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, लेकिन इसके अंदर कोई भी पॉलीसैकेराइड श्रृंखला है कोई भी पॉलीसैकेराइड श्रृंखला है उसमें एक सिरा अपचायक, दूसरा सिरा अनअपचायक होता है। एक सिरा अपचायक होता है, दूसरा सिरा कैसा होगा? अनअपचायक होगा। लेकिन नॉर्मली आपसे पूछे तो कैसी होती है? अनअपचायक शर्करा होती है। पॉलीसैकेराइड जल में अघुलनशील होते हैं, मीठे नहीं होते हैं। सभी पॉलीसैकेराइड कैसे होते हैं? अनअपचायक होते हैं। कार्य के आधार पर कैसे होंगे? ये पोषक या संरचनात्मक होंगे। अब संरचना के आधार पर यदि हम बात करें तो संरचना के आधार पर पॉलीसैकेराइड दो प्रकार के होते हैं, एक होमोपॉलीसैकेराइड, एक होता है हेटेरोपॉलीसैकेराइड। संरचना के आधार पर पॉलीसैकेराइड्स के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। ये एक तो होता है होमोपॉलीसैकेराइड और एक होता है हेटेरोपॉलीसैकेराइड। होमो
पॉलीसैकेराइड्स और एक होते हैं हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। होमोपॉलीसैकेराइड जो होते हैं ये समान इकाइयों के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, याद रखना, समान इकाइयों के बने होते हैं, जबकि हेटेरोपॉलीसैकेराइड विभिन्न प्रकार की इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। ये समान इकाइयों से निर्मित होते हैं, जबकि ये विभिन्न प्रकार की, हेटेरो यानी अलग अलग, विभिन्न प्रकार की इकाइयों से निर्मित होते हैं। ये समान प्रकार की इकाई, ये याद रखना, भिन्न प्रकार की इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। जैसे समान इकाइयों में उदाहरण के रूप में इसमें आता है सेलुलोज, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे, कुछ बातें इसमें लिखेंगे अपन। सेलुलोज के बाद आता है इसमें स्टार्च, स्टार्च को हिंदी में मंड कहते हैं। एक इसके अंदर आता है ग्लाइकोजन, एक इसके अंदर आता है काइटिन। क्या आता है दोस्तों, काइटिन आता है, याद रखना। इसके अलावा हम बात करें, एक आता है इसके अंदर इनुलिन। कौन सा आता है, इनुलिन आता है। क्या आता है, इनुलिन आता है। तो ये सब किसमें आते हैं, होमोपॉलीसैकेराइड में। जबकि हेटेरोपॉलीसैकेराइड जो होता है ये अलग अलग प्रकार की इकाइयों से मिलकर के बना होता है। और इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर दोस्तों एक तो आता है हाइलुरोनिक एसिड। कौन सा आता है, हाइलुरोनिक एसिड आता है। एक आता है कॉन्ड्रोटिन, एक आता है हिपेरिन, एक आता है पैक्टिन, एक आता है इसमें हेमीसेलुलोज। ये सब किस में आते हैं, हेटेरोपॉलीसैकेराइड में आते हैं। तो इनके उदाहरण की बात करें तो इसके उदाहरण में क्या आता है, हाइलुरोनिक एसिड। क्या आता है, हाइलुरोनिक एसिड आता है। इसके अलावा हम बात करें, दूसरा इसका एग्जाम्पल आता है कॉन्ड्रियोटिन। प्रोटीन होती है यार एक तरीके से, कॉन्ड्रियोटिन, कॉन्ड्रियोटिन। कॉन्ड्रियोटिन के बाद हम बात करें तो इसमें हिपेरिन आता है। क्या आता है, हिपेरिन आता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, याद रखना, हिपेरिन पर क्वेश्चन आ चुका है। हिपेरिन पॉलीसैकेराइड का भी उदाहरण है। वैसे प्रोटीन भी होती है, रक्त में पाई जाती है, याद रखना। इसके अलावा हम बात करें, इसमें पैक्टिन और हेमीसेलुलोज, ये सब किसके अंदर आते हैं, हेटेरोपॉलीसैकेराइड में आते हैं। किस में आते हैं, ये हेटेरोपॉलीसैकेराइड के अंदर आते हैं। अब हम इनमें एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं होमोपॉलीसैकेराइड, और होमोपॉलीसैकेराइड के अंदर हम सेलुलोज से चर्चा करेंगे। तो ये अपने दो वर्गीकरण पढ़ लिए हैं। संरचना के आधार पर पॉलीसैकेराइड दो प्रकार के हो गए, एक तो कौन सा, होमोपॉलीसैकेराइड, एक कौन सा होता है, हेटेरोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड समान इकाइयों से बने होते हैं, हेटेरोपॉलीसैकेराइड अलग अलग इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। सबसे पहला अपन पढ़ रहे हैं होमोपॉलीसैकेराइड, पहला और ये दूसरा। सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं होमोपॉलीसैकेराइड्स। और होमोपॉलीसैकेराइड्स का सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल सेलुलोज। दुनिया में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ सेलुलोज है। दुनिया में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला, लगभग हम कह सकते हैं ये सेलुलोज जो होता है 6000 से 10,000 बीटा डी ग्लूकोज इकाइयों से मिलकर बना होता है, और सबसे ज़्यादा मात्रा में दुनिया में पाई जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। मेनली पादपों की कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज से ही बनी होती है। पादपों की कोशिका भित्ति का मुख्य घटक इसे माना जाता है। लकड़ी में 50% होता है। सबसे शुद्धतम स्रोत इसका कपास माना जाता है। कपास के अंदर सेलुलोज की मात्रा लगभग 90% होती है। जो मानव द्वारा निर्मित प्रथम अर्धसंश्लेषित रेशा जो है, फर्स्ट सेमी सिंथेटिक फाइबर जो है, जिसका नाम है रेयॉन, वो रेयॉन फाइबर बनाने में भी
सेलुलोज का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? सेलुलोज का उपयोग होता है। प्लांट के अंदर मोस्ट सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में पाया जाता है सेलुलोज। सेलुलोज आयोडीन के साथ, याद रखना, कोई भी रंग प्रदान नहीं करता है। तो सेलुलोज के बारे में कुछ पॉइंट हम लिखते हैं। दुनिया में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा होगा? सेलुलोज होगा। प्लांट के अंदर ये पादपों में पाया जाता है। पादप कोशिका भित्ति का मुख्य संगठक है। पादप कोशिका भित्ति का मुख्य संगठक माना जाता है इसको। इसके अलावा हम बात करें तो बीटा डी ग्लूकोज इकाइयों से निर्मित होता है। बीटा डी ग्लूकोज इकाइयों से निर्मित होता है। लगभग 6000 से 10000 इकाइयों का एक रेखीय बहुलक है ये। लगभग 6000 से 10000 इकाइयों का लीनियर पॉलीमर कहते हैं इसको, रेखीय बहुलक है। लीनियर पॉलीमर कहते हैं, रेखीय बहुलक के नाम से जाना जाता है। बीटा डी ग्लूकोज इकाइयों से मिलकर के बना होता है। पादप कोशिका भित्ति का मेन संगठक माना जाता है। सबसे शुद्धतम स्रोत इसका है कपास, कॉटन। कपास में लगभग 90% क्या पाया जाता है? सेलुलोज। और लकड़ी के अंदर पाया जाता है, लकड़ी में सेलुलोज जो होता है वो लगभग कितना परसेंट होता है? 50% होता है। कितना होता है? 50%। इसका उपयोग कृत्रिम रेशम बनाने में किया जाता है, रेयन फाइबर बनाने में किया जाता है। यूज कृत्रिम रेशम, जिनको रेयन फाइबर कहते हैं। फर्स्ट सेमी सिंथेटिक फाइबर है ये। सिंथेटिक फाइबर पूछे तो नायलॉन होगा, सेमी सिंथेटिक फाइबर पूछे तो आंसर रेयन होगा। पूर्ण संश्लेषित रेशा याद रखना कौन सा है? नायलॉन। और अर्ध संश्लेषित रेशा कौन सा है? रेयन है। रेयन बनाने में सेलुलोज का यूज किया जाता है। कार्बन डाइसल्फाइड गैस फ्लो की जाती है और इसको सल्फ्यूरिक एसिड में डाला जाता है, तब क्या बनता है? रेयन बनता है। याद रखना इसको फर्स्ट सेमी सिंथेटिक फाइबर के नाम से जाना जाता है। कृत्रिम रेशम बनाने में इसका उपयोग होता है। पौधों की लुगदी से बना होता है। ये जो कागज होता है ना, कागज, ये क्या है? सेलुलोज का ही रूप है। कागज सेलुलोज की लुगदी से बना होता है। ये पौधों की लुगदी से बना होता है। जो कि सेलुलोज होता है। सेलुलोज जो है ये आयोडीन के साथ कोई भी रंग प्रदान नहीं करता है। जब आयोडीन के साथ टेस्ट किया जाता है स्टार्च का, तो स्टार्च नीला रंग देता है, ग्लाइकोजन लाल रंग देता है। लेकिन याद रखना सेलुलोज पर जब आयोडीन की बूंदें डाली जाती हैं तो सेलुलोज कोई भी रंग प्रदान नहीं करता है। तो सेलुलोज आयोडीन के साथ परीक्षण करने पर कोई रंग प्रदान नहीं करता है। आयोडीन के साथ परीक्षण करने पर कोई भी रंग प्रदान नहीं करता है, उसको कहा जाता है सेलुलोज।
तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी सेलुलोज के बारे में। अगला जो हमारा आता है होमोपॉलीसैकेराइड का अगला उदाहरण जो आता है उसका नाम है स्टार्च, या अपन लेते हैं मंड। सेकंड नंबर, स्टार्च या मंड के नाम से जाना जाता है। स्टार्च या मंड की हम बात करें तो पादपों में मुख्य संचित भोजन है। ये जंतुओं में भोजन का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है, पादपों में भोजन का संचय स्टार्च के रूप में होता है। स्टार्च अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयों का बहुलक होता है। किसका बहुलक होता है? ये अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयों का बहुलक है। अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयों का बहुलक है, याद रखना। इसको मंड कहते हैं। चावल बनाते हैं ना अपन, चावल, तो चावल में का जो मांड निकलता है वो मांड क्या है? स्टार्च है। ऊर्जा का मेन स्रोत है, याद रखना। उसको पीना चाहिए, बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है वो। पादपों में मुख्य संचित भोजन है ये। पादपों का मुख्य संचित भोजन क्या होता है? स्टार्च होता है। क्या होता है? स्टार्च होता है। स्टार्च जो होता है ये आयोडीन के साथ नीला रंग देता है। यह आयोडीन के साथ परीक्षण जब किया जाता है, टेस्ट जब किया जाता है, इंपॉर्टेंट लाइन है, तो कौन सा रंग प्रदान करता है? नीला रंग प्रदान करता है। कौन सा रंग प्रदान करता है? नीला रंग ये देता है, नीला रंग प्रदान करता है। वैसे स्टार्च में दो प्रकार की श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। स्टार्च की यदि अपन बात करें तो इसमें दो प्रकार की श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। इसमें दो प्रकार की श्रृंखलाएं इसमें उपस्थित होती हैं। दो प्रकार की श्रृंखलाएं कौन कौन सी हैं? एक तो होती है एमाइलोज और एक होती है एमाइलोपैक्टिन। एक तो होती है एमाइलोज, एक होती है एमाइलोपैक्टिन। एमाइलोज जो होती है वो याद रखना लगभग 250-300 ग्लूकोज इकाइयों से मिलकर के बनी होती है। और एक दूसरी कौन सी है? एमाइलोपैक्टिन एक साकित श्रृंखला अणु होता है। कैसा होता है? साकित श्रृंखला अणु होता है। लगभग 30 ग्लूकोज इकाइयों से मिलकर के बनी होती है। एमाइलोपैक्टिन 30 ग्लूकोज इकाइयों से बनी होती है। जब 30 ग्लूकोज इकाइयां आपस में जुड़ी रहती हैं, याद रखना, अल्फा 1,4 और 1,6 लिंकेज के द्वारा जुड़ी रहती हैं ये, तो एमाइलोपैक्टिन बनता है। और एमाइलोज में लगभग 250 से 300 ग्लूकोज इकाइयां जब जुड़ती हैं तो किसका निर्माण होता है? एमाइलोज का निर्माण होता है। अमाइलोज याद रखना अशाखित होता है। कैसा होता है? अशाखित होता है। जबकि एमाइलोपैक्टिन कैसा होता है? शाखित होता है। कैसा होता है? शाखित होता है। एमाइलोज अशाखित होता है, एमाइलोपैक्टिन कैसा होता है? शाखित होता है। एमाइलोज आयोडीन के साथ नीला रंग देता है, एमाइलोपैक्टिन आयोडीन के साथ लाल रंग देता है। ये याद रखना, आयोडीन के साथ कौन सा रंग देगा? लाल रंग। ये आयोडीन के साथ नीला रंग प्रदान करता है। सॉरी, उल्टा लिख दिया। एमाइलोज जो होता है ना वो नीला रंग देता है। एमाइलोज तो याद रखना आयोडीन के साथ नीला रंग देगा, और ये आयोडीन के साथ कैसा रंग प्रदान करता है? एमाइलोपैक्टिन याद रखना लाल रंग देता है। यदि अपन बात करें आलू के स्टार्च में, आलू में स्टार्च पाया जाता है, और आलू के स्टार्च के अंदर 20% तो पाया जाता है एमाइलोज, और 80% क्या होता है? एमाइलोपैक्टिन होता है।
आलू के स्टार्च में एमाइलोज तो होता है 20% और एमाइलोपेक्टिन कितना परसेंट होता है? 80% होता है, 80% होता है। तो ये हमने स्टार्च की बात की है। तो स्टार्च क्या होता है? अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयों से मिलकर के बना होता है, पादपों का मुख्य संचित भोजन है। आयोडीन के साथ परीक्षण करने पर कॉमनली ये नीला रंग देता है। कॉमन क्वेश्चन पूछे तो नीला रंग देगा। एमाइलोज जो होगा वो नीला रंग देता है, एमाइलोपेक्टिन जो होगा वो हमेशा लाल रंग देता है। कैसा रंग देगा? लाल रंग देगा। दो प्रकार की श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज लगभग 250 से 300 ग्लूकोज इकाइयों के जुड़ने से होता है। ये अशाखित होता है, अशाखित श्रृंखला में जुड़ी रहती है इतनी इकाइयां। जबकि अमाइलोपेक्टिन जो होता है वो शाखित होता है, लगभग 30 ग्लूकोज इकाइयों के आपस में जुड़ने से होता है। एक श्रृंखला अणु होता है, आयोडीन के साथ एक ऐसा रंग देता है, लाल रंग प्रदान करता है। आलू के स्टार्च में 20% एमाइलोज होता है और 80% क्या होता है? एमाइलोपेक्टिन होता है। एक स्टार्च जो होता है ना, स्टार्च में याद रखना कुंडलीदार संरचना होती है। कैसी होती है? कुंडलीदार संरचना होती है, जिसके कारण आयोडीन अणु इसके कुंडलीय भाग में अटक जाते हैं। अतः स्टार्च आयोडीन जटिल नीला बैंगनी रंग देता है। स्टार्च आयोडीन जो कॉम्प्लेक्स है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जब स्टार्च का आयोडीन के साथ परीक्षण किया जाता है तो कैसा रंग देता है? नीला बैंगनी रंग देता है। क्यों? क्योंकि स्टार्च में कुंडली नुमा संरचना पाई जाती है, इसीलिए स्टार्च बैंगनी या नीला रंग देता है। उस कुंडली नुमा संरचना के अंदर आयोडीन अणु अटक जाते हैं। जबकि सेलुलोज, याद रखना, आयोडीन परीक्षण नहीं देता है। सेलुलोज कोई भी रंग प्रदान नहीं करता है। क्यों? क्योंकि सेलुलोज में कुंडलीय संरचना नहीं पाई जाती है, इसलिए इसमें आयोडीन नहीं अटक पाता है, इसलिए यह आयोडीन परीक्षण नहीं देता है। तो एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि स्टार्च आयोडीन के साथ नीला रंग देता है जबकि सेलुलोज नहीं देता है, या सेलुलोज का आयोडीन के साथ परीक्षण नहीं होता है। क्यों? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं इसको, नोट। एक क्वेश्चन है एक तरीके से कि स्टार्च आयोडीन के साथ नीला रंग प्रदान करता है, क्योंकि स्टार्च की जो संरचना है वो कुंडली नुमा होती है। कैसी होती है? कुंडली नुमा होती है, और कुंडली नुमा होने के कारण इसमें आयोडीन अणु क्या होते हैं? अटक जाते हैं। आयोडीन अणु इसके अंदर अटक जाते हैं, और जिसके कारण कैसा रंग देता है? हल्का नीला बैंगनी रंग देता है। जबकि सेलुलोज जो होता है वो आयोडीन के साथ परीक्षण नहीं देता है, क्योंकि सेलुलोज की संरचना कुंडलीय नहीं होती है। क्योंकि सेलुलोज की संरचना कुंडलीय नहीं होती है, इसलिए सेलुलोज आयोडीन के साथ कोई भी या किसी भी प्रकार का परीक्षण नहीं देता है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया इसका, कौन सा? स्टार्च कंप्लीट हो गया है। तीसरा एग्जाम्पल आता है इसका ग्लाइकोजन। कौन सा आता है? ग्लाइकोजन। पहला हो गया सेलुलोज, दूसरा स्टार्च, और तीसरा आता है इसका एग्जाम्पल ग्लाइकोजन। तीसरा एग्जाम्पल आता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है? जब कई सारी ग्लूकोज इकाइयां आपस में जुड़ जाती हैं तो ग्लाइकोजन बनता है, और ग्लूकोज का जब पाचन होता है तो ग्लाइकोजन बनता है।
ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च कहते हैं, जंतु स्टार्च के नाम से जाना जाता है। हमारे शरीर में या जंतुओं में भोजन का जो संचय होता है वो ग्लाइकोजन में के रूप में होता है। और कहाँ पर संचय होता है? तो लीवर और मसल्स के अंदर होता है। यकृत तथा पेशियों के अंदर ग्लाइकोजन का संचय होता है। जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचित रूप इसे माना जाता है। और ये ग्लाइकोजन जो होता है वो अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयों से मिलकर के बना होता है, एक साखित बहुलक होता है। तो सबसे पहले तो हम इसके निर्माण की बात करते हैं कि इसका निर्माण किससे होता है। तो अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयों से बना होता है। अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयों से क्या होता है ये दोस्तों? निर्मित होता है। और ये शाखित होता है। कैसा होता है? शाखित होता है। ब्रांच्ड ये पॉलीमर के रूप में जाना जाता है। जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचित रूप है। जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचित रूप है। जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचित रूप क्या है? ग्लाइकोजन है। और इसका जो संचय होता है वो यकृत तथा पेशियों में होता है। यकृत तथा पेशियों में होता है। लीवर एंड मसल्स। स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज होता है इसका लीवर एंड मसल्स के अंदर। इसका क्या होता है? स्टोरेज होता है। ग्लाइकोजन को जंतु स्टार्च के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जंतु स्टार्च कहते हैं इसको। एनिमल स्टार्च के नाम से भी किसे जाना जाता है? ग्लाइकोजन को जाना जाता है। ग्लाइकोजन आयोडीन के साथ, याद रखना, परीक्षण देता है, लाल रंग प्रदान करता है। यह आयोडीन के साथ कौन सा रंग देता है? लाल रंग प्रदान करता है। स्टार्च नीला रंग देता है, ग्लाइकोजन लाल रंग देता है, सेलुलोज कोई भी रंग प्रदान नहीं करता है। तो ग्लाइकोजन का यदि आयोडीन के साथ परीक्षण किया जाए तो कैसा रंग देगा? ये लाल रंग प्रदान करता है। और कवक जो होते हैं, एक क्वेश्चन आता है, कवक, फंगस, फफूंद, फफूंदों के अंदर संचित भोजन के रूप में क्या पाया जाता है? तो कवकों का भी संचित भोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है। कवकों में भोजन का संचित रूप है ये। यानी कवक जो होते हैं, फफूंद, फंगस, फंगस के अंदर, फंजाई के अंदर जो स्टोरेज होता है फूड का, वो किस रूप में होता है? याद रखना, ग्लाइकोजन के रूप में ही होता है। किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो इसका निर्माण अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयों से होता है। जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचित रूप संचय यकृत पेशियों में होता है। जंतु स्टार्च के नाम से जाना जाता है। आयोडीन के साथ लाल रंग देता है। कवकों में भोजन का संचित रूप माना जाता है। चौथा एग्जाम्पल आता है इसका काइटिन। चौथा एग्जाम्पल कौन सा है? काइटिन। पूरी दुनिया में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ तो है सेलुलोज, और सेकंड नंबर पर बात करें तो सेकंड नंबर पर कौन सा है? काइटिन है। कौन सा है? काइटिन। यानी दुनिया में दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? काइटिन है। काइटिन जो है वो एन एसिटाइल डी ग्लूकोसमाइन यूनिट्स जो होती हैं उनका रेखीय बहुलक होता है। ये किसका बहुलक है? याद रखना, रेखीय बहुलक होता है। किसका? एन एसिटाइल। ये इकाई का नाम है, याद रखना, एन एसिटाइल डी ग्लूकोस एमाइन। इन इकाइयों से मिलकर के बना होता है यूनिट्स का एक रेखीय बहुलक है। किसका रेखीय बहुलक है? ये एन एसिटाइल डी ग्लूकोस एमाइन का रेखीय बहुलक होता है। और
जो आर्थ्रोपोडा संघ के जीव हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनका बाह्य कंकाल किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। और कवक जो होते हैं, फफूंद, उनकी कोशिका भित्ति भी किसकी बनी होती है? काइटिन से मिलकर के बनी होती है। कवकों की कोशिका भित्ति निर्माण में सहायक है। कवकों की कोशिका भित्ति, सेल वॉल कंपोजिशन, कोशिका भित्ति निर्माण में कौन सहायक है? याद रखना, काइटिन होता है। कौन होगा? काइटिन। इसके अलावा हम बात करें आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा जिसको कीट संघ कहते हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, कीड़ों का जो बाह्य आवरण होता है, कभी हम देखा होगा जो काले रंग का कीड़ा आता है उसको कभी ऐसे ऊपर से दबा के देखना, थोड़ा टाइट टाइट सा रहता है, वो किसका बना होता है? काइटिन का। तो आर्थ्रोपोडा का बाह्य कंकाल, बाह्य कंकाल निर्माण का कार्य भी कौन करता है? काइटिन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? काइटिन द्वारा। इसको फंगल सेलुलोज कहा जाता है। प्लांट सेलुलोज तो होता ही है सेलुलोज, इसको फंगल सेलुलोज कहते हैं। जिस प्रकार पादपों की कोशिका भित्ति तो सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की, इसलिए इसको फंगल सेलुलोज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? फंगल सेलुलोज। और होमोपॉलीसैकेराइड का लास्ट एग्जाम्पल आता है पांचवा, जिसको अपन बोलते हैं इनुलिन। क्या बोलते हैं? इनुलिन। इंसुलिन नहीं, इनुलिन, ये लास्ट इसका एग्जाम्पल है होमोपॉलीसैकेराइड का। फिर हेटेरो के अलग अलग दूसरे एग्जाम्पल हैं। इनुलिन क्या है दोस्तों? इनुलिन फ्रक्टोज इकाइयों से मिलकर के बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? फ्रक्टोज इकाइयों का रेखीय बहुलक है। फ्रक्टोज इकाइयों का रेखीय बहुलक है। लीनियर पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज यूनिट्स, फ्रक्टोज इकाइयों का रेखीय बहुलक है, याद रखना। और यदि इनुलिन की हम बात करें तो ये इनुलिन संचित रहता है भोजन के रूप में। दो पादप हैं, एक तो डहेलिया और एक पादप आता है आर्टिचोक। उस आर्टिचोक की जड़ों में पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। डहेलिया तथा आर्टिचोक पादप की जड़ों में संचित रूप है। ये डहेलिया तथा आर्टिचोक पादप की जड़ों में संचित होता है, याद रखना। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पॉलीसैकेराइड सामान्यतया जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन याद रखना ये जल में घुलनशील पॉलीसैकेराइड है। जल में घुलनशील पॉलीसैकेराइड, वाटर सॉल्युबल पॉलीसैकेराइड इज कॉल्ड इनुलिन। जल में घुलनशील पॉलीसैकेराइड है, याद रखना। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ज्ञात करने में किया जाता है। इसका यूज कहाँ किया जाता है? GFR, ग्लोमेरुलर। हमने उत्सर्जन तंत्र में पढ़ा था, ग्लोमेरुलस पाया जाता है, केश का गुच्छ पाया जाता है हमारी किडनी के अंदर, जिसके द्वारा ब्लड को छाना जाता है, मूत्र को छाना जाता है, मूत्र का निर्माण होता है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR ज्ञात करने में, GFR ज्ञात करने में किसका प्रयोग किया जाता है? इनुलिन का प्रयोग करते हैं। और ये सबसे छोटा संग्रही पॉलीसैकेराइड है, सबसे छोटा संग्रही पॉलीसैकेराइड है। सबसे छोटा संग्रही पॉलीसैकेराइड के रूप में किसको जाना जाता है? इनुलिन को जाना जाता है। किसको जाना जाता है दोस्तों? इनुलिन को जाना जाता है। तो ये हमारे जो आज की क्लास में हमने पढ़े हैं, ये सारे होमोपॉलीसैकेराइड के उदाहरण हैं। पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने संतुलित भोजन, बैलेंस डाइट, बायोमोलिक्यूल्स स्टार्ट किया था, जिसमें मोनोसैकेराइड पढ़ लिया था। इस क्लास के अंदर हमने ओलिगोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड में दो टाइप्स हमने किए थे, होमोपॉलीसैकेराइड एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड, जिसमें हमने होमोपॉलीसैकेराइड के बारे में कंप्लीट चर्चा कर ली है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे हेटेरोपॉलीसैकेराइड, जिसमें कॉन्ड्रोटिन, हाइलुरोनिक एसिड, हेपेरिन, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन आदि के बारे में चर्चा करेंगे। फिर इसमें कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, उनके बारे में चर्चा करते हुए हमारा पहला पार्ट संतुलित भोजन का फिर खत्म होगा कार्बोहाइड्रेट। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर जो थर्ड होगा कार्बोहाइड्रेट का, उसमें इससे आगे वाली चर्चा हम कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।